नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। एनआईए ने बिहार सहित 5 राज्यों में पीएफआई से जुड़े 17 ठिकानों पर मारा छापा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार में बढ़ी है पीएफआई की सक्रियता। आनंद मोहन की रिहाई से राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा, चौथे कृषि रोड मैप में मोटे अनाज को मिलेगा बढ़ावा। रोहतास जिले में सिरसा महोत्सव को लेकर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने की बैठक। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और पटना में 27 अप्रैल से शुरू होगा सॉफ्टवेयर प्रीमियर लीग। पुरुष वर्ग की 6 टीमें व महिला वर्ग की 2 टीमें खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। एनआईए ने मंगलवार को 5 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल है। यहां पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ही छापेमारी की जा रही है। 17 लोकेशन में से 12 बिहार में, 2 उत्तर प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा में है। वहीं पीएफआई की छापेमारी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संविधान के कानून के तहत एनआईए को अधिकार मिला है। वहीं बिहार में पीएफआई की सक्रियताओं को लेकर कार्रवाई की जा रही है। एनआईए ने यह माना है कि बिहार में पीएफआई की पैठ बड़ी है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। एनआईए को संविधान ने, कानून ने इस देश के बड़े अपराधों को शांति व्यवस्था के लिए उसको अधिकार दे रखा है। एनआईए अपने कानून और अपने अधिकार के तहत काम कर रहा है और पीएफआई ने माना है कि बिहार हमारा लगता है कि आराम गाह है, संरक्षण मिलता है, इसलिए यहाँ पनाह लेने के लिए आते हैं। एनआईए स्वतंत्र इकाई है, कानून के हिसाब से वो कानून काम कर रहा है, एनआईए काम कर रहा है, तो उसमें सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्हें राज्य सरकार के द्वारा अपराधी को छोड़ने के ऐलान के बाद सवाल खड़े किए हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ कई दुर्दांत अपराधी को छोड़ने के लिए कानून में संशोधन किया गया है। यह ठीक बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में मदद लेने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। लाखों सरकारी कर्मचारी सरकार के इस निर्णय से डरे हुए हैं। चुनाव में फायदा लेने के लिए यह निर्णय हुआ है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सहित तमाम लोगों को यह बताना चाहिए कि सरकार ने यह निर्णय लिया है, यह कहां से सही है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। देखिए, आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि आपने कानून में बदलाव कर दिया और 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था, उस धारा को, उस सेक्शन को आपने ख़त्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रख कर वो छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और इससे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। इसलिए ये जो सरकार का निर्णय ये असंवैधानिक है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना निर्णय है। और इस निर्णय से जो बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं कि जो भय था वो भय जो है लोगों के मन से खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को ये जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, कि वो इस बात का जवाब दे कि बिहार सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है, उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए।
और देखिए, चुनाव नज़दीक, 1 साल के बाद चुनाव है, तो केवल चुनाव में ध्यान में रख कर और जो इनके समर्थक लोग थे जेल के अंदर, उन लोगों को छुड़वा दिया जा रहा है ताकि चुनाव में उनकी जो है उससे उनको मदद मिल सके। और जिस तरह से किया गया, मेरे पास 2016 के अंदर जो निर्णय लिया गया था, ये 2016 के अंदर बिहार सरकार ने और अधिसूचना जारी की थी, और जिस 2016 में एक धारा जोड़ी गई, इसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इस धारा को हटा दिया गया, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराध। इसलिए निर्णय लिया गया था, ये 2016 के अंदर बिहार सरकार ने और अधिसूचना जारी की थी, और जिस 2016 में एक धारा जोड़ी गई, इसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इस धारा को हटा दिया गया, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराध। इसलिए आप अगर कि कोई ज़िंदगी भर जेल में नहीं रहेगा, आज तक कल कोई जेल से छूटता है, बेल होता है, पेरोल होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है। और केवल आनंद मोहन नहीं, अरे आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया, उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की। और आज चुनाव जब नज़दीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसमें उनकी मदद मिल सके। इसलिए सरकारी सेवक के बारे में जो प्रावधान था उसमें जो संशोधन किया गया है, हम उसके पक्ष में नहीं है। बाकी और कोई तरीका निकालते, हम भी आनंद मोहन की रिहाई की हमने मांग की थी, लेकिन आप इस प्रकार से जेल मैनुअल में, और वो भी जघन्य अपराध की जो धारा है उसको शिथिल करके अगर आप किसी को लाभ देंगे तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चौथे कृषि रोड मैप में हमारी प्राथमिकता मुख्यतः मोटे अनाज को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती करना होगा। बता दें कि पटना में आयोजित चौथे कृषि रोड मैप की समीक्षा बैठक के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के चौथे कृषि रोड मैप में किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि हमारी नज़र में किसान ही हमारे भगवान हैं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री। क्या कुछ चर्चाएं आज होगी इसको लेकर? अभी क्या है कि 22-23 की जो हमारी योजनाएं थी, अब चूँकि चौथी कृषि रोड मैप आनी है, इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। हमारे प्रधान सचिव हैं, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर है ये, और सभी ज़िले से अधिकारीगण आए हैं, और जो योजनाएं हैं सरकार की वो धरातल पे कहाँ पे कठिनाई आ रही है और जो टारगेट मिला था वो कितना सफल हुआ, इस सब की समीक्षा होनी है। आज उसकी समीक्षा होगी, और जहाँ पे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग किसान को ही ईश्वर मानते हैं, अन्य लोग कहीं और मानते हैं, लेकिन हम किसान को ईश्वर मानते हैं, और किसान के लिए जो हम काम कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है और कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, सब अधिकारीगण हम लोग बैठे हैं और बैठ करके इसकी समीक्षा करेंगे। और जहाँ पे दिक्कतें आई हैं उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुधार करें। और जो चौथी कृषि रोड मैप आनी है, थोड़ी सी विलम्ब हुई है, लेकिन आप सबको पता है कि अगर किसी चीज़ में थोड़ी विलम्ब होती है तो यह समझ लीजिए कि वो धरातल स्तर पे उसकी जो है समीक्षा हो रही है, और जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं सबको हम लोग समझ करके और चौथी कृषि रोड मैप हम लोग ला रहे हैं, और बहुत जल्द आएगा। अब कब आएगा ये बता देंगे तो फिर आप लोगों को मसाला में दिक्कत होगा, तो थोड़ा आप लोगों को भी रहना चाहिए, कब आ रहा है, 2-4 बार हो जाए तो, लेकिन जल्दी आएगा। नया क्या कुछ रहेगा सर? बहुत सारे नए चीज़ हैं, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, कॉलेज का भी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ही, साथ साथ में मोटे अनाज का ज़्यादा उत्पादन कैसे हो। और सबको पता है कि बिहार की जो बनावट है बाढ़ और सुखाड़, उससे भी बड़ी समस्या है जलवायु। तो हम लोगों का प्रयास इस बार रहेगा कि कम पानी में
ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, ये सब चीज़ की बहुत गंभीरता से हम लोगों ने देखा है और उसको हम लोग कर रहे हैं। चाय के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग बनाएंगे, और चूँकि जलवायु परिवर्तन से तो पूरी दुनिया परेशान है। अब जहाँ तक बिजली का ये सवाल है तो इसकी जानकारी हमें पूरी डीपली नहीं है, लेकिन हम बिजली विभाग के जो एमडी हैं, सीएमडी, हम सब लोगों से बात करेंगे और उस समस्या को दूर करेंगे। ऐसा अब तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ये ऐसा समस्या लोग कह रहे हैं। अब आपकी बातों में कितनी सच्चाई है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बिहार में तो बिजली की कोई दिक्कत है नहीं। आमदनी दुगुनी हो किसानों की, इसको बिल्कुल बिल्कुल कैसे हो पाएगा? मार्केटिंग का कर रहे हैं ना हम लोग। चौथी कृषि रोड मैप में प्राथमिकता से हम लोगों ने उसको लिया है कि किसानों को जो उपज होती है उसकी उचित दाम कैसे मिले, मखाना का कैसे मिले, चाय पत्ती का कैसे मिले, मोटे अनाज का कैसे मिले। और सबको पता है कि हम लोगों ने जो कृषि का हमारा जो कृषि फार्म था सभी ज़िले में हम लोग पीपीपी मोड पे जो है उसको देने जा रहे हैं। इसकी भी एक नई योजना बनी है। तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि हम बिहार को सीड हब के रूप में बदल देंगे और पूरी देश दुनिया बिहार से सीड उत्पादन का खरीद करेगा, ये मैं आपको भरोसा दूंगा। पहले हो जाती थी, अब उसके लिए क्या पहले ही पत्र आप लिखेंगे केंद्र को कि भाई खरीफ का मौसम आने? नहीं लिखेंगे नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया, ये रोज चलता है। हम लोग सही समय पे पूरी की पूरी रिपोर्टिंग कर देते हैं, डिमांड कर देते हैं कि हमको किस ज़िले में कितनी रेक की आवश्यकता है। देना नहीं देना तो केंद्र सरकार का मामला है। अब हमको ज़रूरत होता है दिसंबर में, हमको भेजते हैं वो फरवरी में, और उसके बाद फिर लोग पेपर लेकर के दिखाते हैं चेहरा कि हमने तो दे दिया, लेकिन वो बताते नहीं हैं कि हम जनवरी में दिया, फरवरी में दिया कि दिसंबर में दिया, लेकिन बोलते हैं कि हमने इतना मैट्रिक टन दे दिया। तो उसकी भी समीक्षा है। और बी राजेंद्र जी हमारे अभी प्रभार में हैं, प्रधान सचिव हैं, और सबको पता है इनके बारे में। और जब ऐसे व्यक्ति आएंगे हमारे डिपार्टमेंट में, काम जब करेंगे, तो मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ कि आने वाला समय में किसानों को कोई परेशानियाँ नहीं होगी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। DRDA संवाद कक्ष में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सिरसा महोत्सव को लेकर एक तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें DM धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि मध्यकालीन इतिहास में सिरसा सूरी के योगदान एवं समाज सुधार के लिए उनके द्वारा दिए गए कार्यों को देखते हुए जिले में आगामी 21 एवं 22 मई को शहर के फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में 2 दिवसीय सिरसा महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि महोत्सव को लेकर DDC शेखर आनंद के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके माध्यम से पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सिरसा सूरी महोत्सव जो है अगले मंथ में
21 और 22 मई को जिला स्तर पर आयोजित होगा और उसमें सांस्कृतिक फंक्शंस भी होंगे। उसके साथ साथ हम लोग विद्यार्थियों का फेरी वगैरह भी सुबह में रखी जाएगी और उसके माध्यम से जो यहाँ का स्वर्णिम अतीत है उसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। लास्ट ईयर भी कार्यक्रम हम लोग के द्वारा आयोजित हुआ था और राज्य स्तर से 40 लाख रुपीज़ की राशि भी प्राप्त होती है उसमें, और इस साल भी आवंटन आ जाता है। तो हम लोग अच्छे ढंग से इसको संपादित रखेंगे और इसमें अभी जो आर्टिस्ट भाग लेंगे सिलेक्शन के लिए डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है। इसके साथ साथ गोष्ठी मुशायरा भी होगा और विद्यालयों के माध्यम से जो है निबंध लेखन और भी कुछ फंक्शंस हम लोगों ने रखे हैं। और हम लोग का लक्ष्य है कि शेरशाह सूरी जी की जो स्वर्णिम विरासत थी उसके बारे में सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी दी जाए। स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। अभी हम लोग का जितना भी कार्यक्रम हो रहा है उस सभी में स्थानीय आर्टिस्ट पे जो है विशेष ध्यान है। हम लोग का बिहार दिवस सेलिब्रेशन था या उसके अर्ली के सेलिब्रेशन भी थे, उसमें भी रखा गया था। और इस बार 21 तारीख को भी और उसके नेक्स्ट डे मतलब 22 तारीख का भी जो सांस्कृतिक फंक्शन होगा उसमें भी स्थानीय आर्टिस्ट के माध्यम से ही आयोजन होगा। और फर्स्ट हाफ में उनके द्वारा अपना रंगारंग जो भी फंक्शंस होते हैं वो रखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में 7 साढ़े 7 बजे के बाद जो कुछ आर्टिस्ट बॉलीवुड के या फिर जो राज्य स्तरीय नामी जो लोग हैं उनके स्तर से अपना जो है रखा जाएगा कार्यक्रम। सर पिछले बार जो नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में प्रथम बिहार सॉफ्टवेयर प्रीमियम लीग का आगाज 27 अप्रैल 2023 से होने जा रहा है। वहीं यह प्रतियोगिता 29 अप्रैल तक चलेगी। मंगलवार को सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष गौतम कनेडिया व SN राजू सतीश राजू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी। आगे उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग में दिन रात्रि में खेले जाएंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 6 टीमें जबकि महिला वर्ग की 2 टीमें खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। इस प्रीमियर लीग में कुल 14 मैच खेले जाएंगे। प्रीमियर लीग के सफल संचालक की पूरी जिम्मेवारी संयुक्त रूप से संयुक्त सचिव रूपक कुमार को सौंपी गई है। मेरा नाम गौतम कानूडिया है। मैं बिहार सॉफ्टबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं सभी आप लोग को यहाँ पे आने का धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है बिहार में फर्स्ट टाइम सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है जो कि 27 अप्रैल से शुरू होगा और 29 अप्रैल को ख़त्म होगा। ये पाटलिपुत्रा खेल परिसर में हम लोग इसको करवा रहे हैं। सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग में 6 पुरुष टीम होंगी और 2 महिलाएं टीम होंगी। बिहार के 6 जिलों से के नाम पर पुरुष टीम रखा गया है और महिला टीम पटना के पूर्व 2 नाम से रखा गया है। लीग में टोटल 17 मैच होंगे। बिहार में भिन्न भिन्न जिलों से 90 पुरुष और 30 महिला खिलाड़ी का चयन किया गया है जो सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग में भाग लेंगे। सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग में सभी अंपायर जो रहेंगे वो वेस्ट बंगाल के रहेंगे। सॉफ्टबॉल जैसा कि आप लोग को मालूम है या आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्टबॉल ओलंपिक गेम, एशियन गेम, राष्ट्रमंडल खेल और राष्ट्रीय खेल में शामिल है। हम लोग का प्रयास है और कोशिश रहेगी कि बिहार इस खेल में एक अहम राज्य का भूमिका निभाए। मैं अब इनको आमंत्रित करता हूं कि ये कुछ वो सब ये बताएं आपको। बोले भाई, सबसे पहले तो मैं बिहार सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा आयोजन पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में 27 से 29 तक हम सभी को देखने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे बिहार
बिहार के बाहर के खिलाड़ी इसमें नहीं है। एक बिहार के खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलेगा यहाँ पर। और मैं सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि कुछ ऐसे गेम हैं, मैं भी जब से बीजेपी स्पोर्ट्स सेल का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तब से मैं ग्रामीण खेलों को अधिक बढ़ावा देता हूँ और मैं प्रयास में रहता हूँ कि बिहार का अभी हमने हाल में महिला फुटबॉल का आयोजन किया। कैमूर की हमारी बहनें, उसमें मोची की बेटी थी, उसमें निषाद की बेटी थी, मुंगेर की बहनें। तो ग्रामीणों में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम लोग उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके उसको अच्छा मंच मिलेगा तो निश्चित रूप से अपने गांव के साथ साथ बिहार ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने का कार्य हमारी बहनें, हमारे भाई करेंगे। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि अपने जो वार्षिक कैलेंडर, खेल कैलेंडर बना रहे हैं उसमें भी सॉफ्टबॉल को शामिल करें। और कल मैं मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक बाबू के साथ संध्या में एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो हमने उनसे चर्चा की कि 2014 की जो नियमावली बनी थी खिलाड़ियों के नौकरी का, उसमें मात्र 256 सीट था, 87 खिलाड़ियों को ही नियुक्ति मिला था। हमने कहा कि सर आप ही के निर्देश पर बना था तो आप कुछ कीजिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 300 इस महीना में 300 खिलाड़ियों के लिए पुनः बहाली निकाली जा रही है सरकार से। यह मैं सरकार से कहता हूँ कि खिलाड़ियों को विशेष ध्यान दें। सतीश राजू, संयोजक। ये अभी तय हम लोग नहीं किए हैं, उसका तय हो जाएगा कि उद्घाटन समारोह में हम लोग किसे अतिथि के रूप में रखेंगे। हाँ, हम लोग आज कल में फाइनल करके बता देंगे आपको कि समापन में कौन रहेंगे या मुख्य अतिथि को। समापन कब होगा? 29 को होगा। आप बोलिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, सॉफ्टबॉल अमेरिका का गेम है जो महिलाओं के लिए खेला जाता था, महिलाएं खेलती थी। बेसबॉल वहाँ बेसिकली मेन लोगों के लिए, मर्दों के लिए ये गेम था। मैं सॉफ्टबॉल जब खेलना शुरू की तब ये शुरुआत हुई थी। ये अब करीबन 1989 की मैं बात बोल रही हूँ। तब से यहाँ पर पॉपुलर होना शुरू हुआ। इंडिया में बहुत सारे जगहों पे नेशनल लेवल पे इसको बढ़ावा दिया गया। मैंने जब ये गेम शुरू किया, खेलना शुरू किया, तो मैं बिहार का रिप्रेजेंटेशन की थी इंडिया लेवल पे 2 जगह, इंडोनेशिया में और सिंगापुर में। और अभी मैं देखती हूँ कि महिलाओं के लिए जो गेम्स होने चाहिए, जितना उनको पुश मिलना चाहिए, जितना वो कर सकती हैं, जो कैपेबिलिटीज़ है। अभी क्रिकेट टीम भी हम इंडिया की देख रहे हैं, महिलाओं की कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उसी तरह से सारे गेम्स एट नेशनल लेवल, चाहे वो किसी भी स्टेट पे हो, उसको उतना बढ़ावा मिलना चाहिए। बिहार में तो स्पेशली मैं बहुत ही खुश हूँ जो जिस लेवल पे ये पूरा एसोसिएशन काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म मिले टू प्रूव कि वो भी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, वो अच्छा खेल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जाके खेलना चाहिए उन लोगों को, बिकॉज हमें वो रिकग्निशन चाहिए। ये सॉफ्टबॉल जो गेम रिकग्निशन नहीं मिली है बिहार को या बाकी स्टेट्स को, उसका आगे बढ़ाना, उसका प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ही ये लीग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और हम लोग बहुत खुश हैं दैट पार्टिसिपेशन जितने लोगों से हुआ है, जिस तरफ से भी आया है, जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है फीमेल की तरफ से भी, अब हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा लोगों को, महिलाओं को हाईलाइट करने के। पहली बार हो रहा है और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ दैट इतने सारी महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। जनरली क्या होता है, हर गेम कहाँ से लोग भाग लिए हैं, पूरी टीम जो है, पूरे बिहार का जो स्टेट है सब तरफ से लोग आए हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं और उनकी टीम बन रही है। कब से कब तक ये गेम खेला जाएगा? 27 से शुरू होगा और 29 को इसकी एंडिंग। मैं सेक्रेटरी हूँ बिहार सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार। मेरा नाम अजय नारायण शर्मा है। मैं सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार का
फाउंडर सदस्य हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि क्यों नहीं डेवलप कर पाया है इतने दिनों में, काफ़ी लंबा समय हो गया। तो कुछ कठिनाइयाँ हैं, जैसे सबसे बड़ी कठिनाई है, पहले तो आज से 5-7 साल पहले तक इसका इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बनता ही नहीं था, वो कोरिया जापान ज़्यादा था और उतना पैसा भी नहीं था लोगों के पास कि एक्सपोर्ट करें। तो लेकिन अब जलंधर में ये सारा बनने लगा, इसीलिए हम लोगों का हौसला ही बढ़ा है कि इसको अब सामान, क्योंकि सामान नहीं मिलता तो खेल कहाँ से होगा। जैसे क्रिकेट क्यों डेवलप किया, क्रिकेट डेवलप किया कि गार्जियन बच्चा पैदा होता है तो गिफ्ट बना के देता है क्रिकेट बैट। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी स्थिति आए कि इस खेल के शॉर्ट बॉल के लिए गार्जियन जो है उनके बर्थडे पर कोई बैट दे, कोई बॉल दे, कोई ग्लव्स दे, तो गेम तेज़ी से बढ़ेगा। अभी इसको तेज़ी से बढ़ाना है और इसके पीछे लगना है, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब एक बार और बिहार लेवल पर एक मैच कराया जाए आपस में लोगों का और इक्विपमेंट के बारे में बताया जाए। बच्चे जो आएंगे वो भी जानेंगे क्या है नहीं है। आपको एक कहानी में बता रहा हूँ, ये कहानी है 87 में फर्स्ट टाइम हमने कराया था बेसबॉल। तो बिहार में मोहल्ला के स्टेडियम में 25,000 का गैदरिंग का फाइनल में हर लोग जान गया था कि कैसे रन बनता है, कैसे हिट होता है, कैसे आउट होता है। तो ये जब तक पब्लिक में नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। तो खेल कराने से ऐसे मैदान में खेल कराने से जहाँ लोग देखें। अभी स्थिति, एक ख़राब स्थिति क्या है बिहार की, मैदान का सख्त अभाव। आप देखिए पटना में हम लोग जब खेला करते थे तो साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केमिस्ट्री ब्लॉक के एक मैदान था इधर कोतवाली के पास। तो आज मैदान ही नहीं है। आज ये मैदान, एक यहाँ मैदान है, अमोला के स्टेडियम की दशा आप लोग देख रहे हैं क्या दशा है। तो हम कराएं तो कहाँ कराएं। और ये खेल जो है इसके लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए। ये टेबल टेनिस, बैडमिंटन नहीं एक हॉल में हो गया, इसके लिए बहुत बड़ा मैदान चाहिए। क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बिहार में सबसे बड़ी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको दूर करना चाहिए। आप लोग के माध्यम से अपील भी करेंगे सारे लोगों से, सरकार से भी अपील करेंगे, खेल प्रेमियों से भी अपील कर रहे हैं कि वो लोग ध्यान दें कि खेल मैदान पहले बने। जब तक खेल मैदान नहीं बनेगा तो किसी भी आउटडोर गेम का खेल नहीं बढ़ सकता। और ये एसोसिएशन के बस की बात नहीं है कि मैदान बना लें। सर एक सवाल सर, क्या कहेंगे जो मौजूदा सरकार है, क्या इस खेल पे ध्यान नहीं रही है? अब तक तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत, वहाँ भी शुरुआत है, जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं वैसे ही सरकार में भी शुरुआत है। अभी जो डीजी आए हैं वो बड़े खेल प्रेमी हैं और उन्होंने कुछ माहौल बनाया है। हम लोगों को भी आज जगी है कि अब बिहार में खेल का भी उत्थान होगा। उनसे कुछ उम्मीद है आपको? हाँ, तो डीजी से बहुत उम्मीद है कि जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं वो। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो खुद ही शॉर्ट बॉल के अपने स्टेट के प्लेयर हैं। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। एनआईए ने बिहार सहित 5 राज्यों में पीएफआई से जुड़े 17 ठिकानों पर मारा छापा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार में बढ़ी है पीएफआई की सक्रियता। आनंद मोहन की रिहाई से राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा और जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा, चौथे कृषि रोड मैप में मोटे अनाज को मिलेगा बढ़ावा। रोहतास जिले में सिरसा महोत्सव को लेकर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने की बैठक। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और पटना में 27 अप्रैल से शुरू होगा सॉफ्टवेयर प्रीमियर लीग। पुरुष वर्ग की 6 टीमें व महिला वर्ग की 2 टीमें खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।